अरे जनाब, आज 16 नवंबर है और 16 नवंबर में हम पहले स्पेस फिजिक्स की शीट को कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक ख़त्म कर लें। और मैं 0625 वाली शीट पूरी करा चुका हूँ और अभी जो शीट करा रहा हूँ, ऑल्दो कि ये आपकी 0625 की नहीं है, पर टॉपिक सेम है, कोर्स सेम है, तो 5054 वाली शीट भी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बेटा आज का पहला ये है, कहते हैं जनाब कि वो प्लेनेट जो सूरज के करीब है वो 88 डेज में अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेते हैं। एक चक्कर 88 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है मरकरी। मरकरी 88 डेज में अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, लेकिन हमारी जो जमीन है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है एक सर्कल कंप्लीट करने में, 365 डेज लेती है। तो क्वेश्चन है कि बताइए सूरज के अराउंड जमीन अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लेती है। इसकी दो रीजंस बतानी है। तो रीजन नंबर वन, सर रीजन नंबर वन ये है कि जमीन सूरज से डिस्टेंस उसका ज्यादा है। जो क्लोजेस्ट प्लेनेट है उनका डिस्टेंस कम होगा। जब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस का कम हो गया मतलब उनका रेडियस कम है। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये हमारा सूरज है, तो जो सूरज के करीब घूम रहा है उसका रेडियस कम है, जो सूरज से दूर घूम रहा है उसका रेडियस ज्यादा है। सर जिसका रेडियस कम होगा ना, तो उसका सरकमफेरेंस भी छोटा होगा, मतलब उसका रास्ता छोटा होगा। तो सर अब उसका रास्ता छोटा होगा तो जाहिर सी बात है वो छोटा रास्ता कम टाइम में कवर कर लेगा। ठीक है जनाब। लेकिन जो हमारी जमीन है ना बेटा, ये जमीन का डिस्टेंस ज्यादा है। जब जमीन का ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जमीन के घूमने का सरकमफेरेंस ज्यादा है। तो बेटा पहला पॉइंट लिखिएगा, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज लार्जर। जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसका सरकमफेरेंस ज्यादा होता है। जब सरकमफेरेंस ज्यादा होता है इसलिए वो टाइम ज्यादा ले लेता है। नंबर वन। नंबर टू, कोई भी प्लेनेट सूरज से जितना दूर होगा ना वो उतना स्लो मूव करेगा। तो अर्थ की मूवमेंट भी स्लो है। तो अर्थ मूव करती है स्लो। अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है, सरकमफेरेंस ज्यादा है, इसलिए अर्थ ज्यादा टाइम लेती है। अच्छा, एक सवाल ऐसा है जो मेरे ख्याल में हर एक को याद होना चाहिए। सवाल है, जमीन और सूरज के बिटवीन जब लाइट ट्रैवल करती है, तो बड़ा आसान सा नंबर है। बताइए सूरज से जमीन तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है। सूरज से जमीन तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है। आंसर है 500 सेकेंड। एक्यूरेट आंसर 522 है, पर 22 को राउंड ऑफ कर दीजिए। 500 सेकंड लगते हैं सूरज से जमीन तक लाइट आने में। 500 सेकंड लगते हैं सूरज से जमीन तक लाइट आने में। अच्छा बेटा आ जाए भाई क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। अगर हम इसी टाइम को मान लें 500 सेकंड लग रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं बताइए सूरज कितनी दूर है। तो आपको पता है बेटा डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट है बेटा 3 एक्सपोनेंट 8। टाइम अभी अभी हमने लिखा है बेटा 500 सेकंड। और अब 500 सेकंड को बेटा इस नंबर के साथ सॉल्व करोगे तो 5 3 ज़ा 15, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 1.5 एक्सपोनेंट 11। 1.5 एक्सपोनेंट 11 ये वो डिस्टेंस है जो सूरज और जमीन के दरमियान है। तो सूरज से जमीन तक लाइट आने में 500 सेकंड लगते हैं, और सूरज और जमीन के बिटवीन डिस्टेंस मीटर में कितना है। तो सर इट इज 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। चले जनाब, अभी सूरज और जमीन की बातें हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलें, एक और क्वेश्चन है। बताइए कि ईयर का क्या मतलब होता है, मंथ का क्या मतलब होता है, दिन का क्या मतलब होता है। प्रॉपर आंसर लिखना है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं बताइए साल का क्या मतलब होता है। सर साल का मतलब होता है कि हमारी जमीन सूरज के अराउंड घूमने में
कितना टाइम लेती है। तो एयर इज अ टाइम फॉर अर्थ, अर्थ के लिए वो टाइम जो वो ट्रैवल करने में लेती है अराउंड दी सन, अराउंड दी सन, सूरज के अराउंड एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, इट इज कॉल्ड वन ईयर। महीना क्या होता है सर? महीने को हम लोग मून की मूवमेंट पे लेके जाते हैं। अ मंथ इज अ टाइम फॉर मून, मून टू ट्रैवल अराउंड दी अर्थ। बट टाइम बचत के लिए मैंने ऐसी काम चला लिया। आखिरी बात, डे क्या होता है? तो डे होता है हमारी अर्थ स्पिन मोशन कर रही है, हमारी अर्थ स्पिन मोशन कर रही है। और जब वो अर्थ स्पिन मोशन करती है तो हम लिखते हैं कि अर्थ टू रोटेट वंस अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है ना? अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए, अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए जितना टाइम हमारी अर्थ लेती है, हमारी अर्थ जितना टाइम लेती है एक स्पिन कंप्लीट करने में, उसी टाइम का नाम होता है वन डे। ठीक है ना? अब ये डे की डेफिनेशन हो गई। अच्छा बेटा, जब डे की डेफिनेशन हो गई तो डे की डेफिनेशन के बाद अब हम आगे चलना चाहते हैं। और आगे चलने के लिए बेटा जरा इस सवाल को खुद गौर से पढ़िए बेटा, इस सवाल को बेटा गौर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि अर्थ और सूरज के दरमियान इतना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नहीं बता रहे, सॉरी, ये अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड बता रहे हैं, ये जुपिटर की ऑर्बिटल स्पीड है, ये सैटर्न की ऑर्बिटल स्पीड है। ये टाइम बता रहे हैं कि ज़मीन इतने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है, जुपिटर इतने टाइम में, और सैटर्न इतने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है। ये उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं बेटा। एक मुश्किल सवाल है, ये शुरू का पार्ट आसान है, अभी आगे मुश्किल होता चला जाएगा ये सवाल। इस सवाल को बेटा पढ़िए, और इस सवाल के अंदर वैल्यूज दी हुई है बेटा, जरा इसके इस चार्ट को पहले अपने पास कॉपी कीजिए। इस चार्ट को पहले अपने पास कॉपी कीजिए, ये चार्ट नहीं होगा तो आप आगे का पार्ट समझ नहीं पाएंगे। इस चार्ट को बेटा कॉपी कीजिए। अब बेटा जब आप इस चार्ट को कॉपी कर लें तो क्वेश्चन है कि जो हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन को एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है जनाब, ऑर्बिटल स्पीड दी हुई है। सवाल है कैलकुलेट सैटर्न रेडियस, सैटर्न का रेडियस निकालना है, ऑर्बिटल रेडियस निकालना है। कैसे करेंगे? तो ज़रा सैटर्न के लिए बेटा ज़रा सुनिएगा। ये बताइए, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ऑर्बिटल स्पीड में डिस्टेंस बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है बेटा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। आपने कैलकुलेट क्या करना है सर? रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस को बेटा सब्जेक्ट बना लें। जब आप रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टाइम डिवाइड है बेटा, टाइम हमारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बेटा हमारा के डिवाइड हो जाएगा। हमारा सवाल इस वक्त सैटर्न के बारे में। तो बेटा जरा देखिए सैटर्न के लिए उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है सर? सैटर्न की स्पीड दी हुई है उसने 3.5 एक्सपोनेंट 4। ठीक है जनाब? आंसर किलोमीटर में, इसलिए मैं इसके किलोमीटर को खराब नहीं कर रहा, पर यह है किलोमीटर पर आर, यह है बेटा किलोमीटर पर आर। तो किलोमीटर को मैं खराब नहीं कर रहा, लेकिन जो इसका पर आर है उसको खत्म करना पड़ेगा, और उसको बनाना पड़ेगा 3600 सेकेंड। ठीक है ना? उसको बनाना पड़ेगा 3600 सेकेंड। उसके बाद लिखा हुआ है टाइम, टाइम में आ जाए। टाइम कितना है सर? टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सैटर्न का 29 ईयर। तो ये बेटा मैंने लिखा 29 ईयर, और जो 29 ईयर है, तो आपको पता है हर ईयर में 365 डेज, हर दिन में 24 आवर्स, और हर आवर में 3600 सेकेंड। ठीक? ऑब्वियसली 36 से 3600 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है जी। लेकिन आपको ये वाला 2 पाई की वैल्यू तो डालना पड़ेगी। पाई की वैल्यू बेटा 3.142। ठीक है जी। तो पूरा सवाल बेटा मैं यहाँ दोबारा समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई प्लेनेट गोल रास्ते पे घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर अपॉन टाइम। क्वेश्चन में रेडियस पूछ रहा है तो बेटा आपने रेडियस को सब्जेक्ट बनाया, तो डिवाइड वाला टाइम माना कि मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई माना कि डिवाइड हो गया, ये रेडियस को हमने सब्जेक्ट बना लिया। उसकी वेलोसिटी दी हुई थी 3.5 एक्सपोनेंट 4, किलोमीटर को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जनाब बराबर में लिखा हुआ था टाइम, टाइम था 29 ईयर। ईयर को मैंने कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ डेज, डेज से फिर आर, आर से फिर सेकंड, और नीचे भी सेकंड 3600 लिखा था जो कि कैंसिल हो जाएगा। ये 2 की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू, और जब आप इन सारे नंबरों को सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा सैटर्न का ऑर्बिटल रेडियस, और इसकी बेटा वैल्यू है 1.4 एक्सपोनेंट 9। बेटा 2 दफा मैंने समझाया, क्या अलीना आपको बेटा मेरी कैलकुलेशन समझ में आई बेटा अलीना? ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये हमने सैटर्न की निकाल ली ऑर्बिटल रेडियस, वेलोसिटी से ऑर्बिटल रेडियस निकाल लिया। अब जनाब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, और ख्याल रहे कि सैटर्न अपना एक चक्कर 29 साल में कंप्लीट करता है, जुपिटर अपना एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट करता है, और ज़मीन को हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ज़मीन के घूमने का नाम हमने 1 साल रख दिया है। अब क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर तीनों प्लेनेट फॉर एग्जांपल इसी एक जगह पर हैं, तो कह रहे हैं 29 ईयर लेटर, बताइए कौन सा प्लेनेट कहाँ पर होगा। तो गौर से सुनिएगा, ये जो सैटर्न है सर, इसका टाइम पीरियड 29 ईयर है ना, तो 29 ईयर के बाद ये घूम के यहीं आ चुका होगा, ये तो यहीं पर आ चुका होगा, और एक मरतबा घूम के आया होगा। अच्छा, जमीन 29 ईयर में 29 मरतबा घूम कर, 1, 2, 3, 29 मरतबा घूम के यहाँ आ चुकी होगी। ठीक है ना? अब तो अर्थ भी यहीं पर होगी, सैटर्न भी यहीं पर होगी, पर जुपिटर का एक चक्कर 12 साल का है, तो ये 12 साल में एक दफा आ गया, फिर 12 + 12 24 ईयर में यहाँ पर आ गया। अब रहेगा इसके पास 5 साल। सर 5 साल में ये यहाँ पे थोड़ी होगा, शायद यहाँ पे पहुंचा होगा। तो जुपिटर अर्थ और सैटर्न की लाइन में नहीं होगा। 29 ईयर्स लेटर, 29 ईयर लेटर सैटर्न अपनी जगह पर वापस आ चुका होगा, जमीन अपनी जगह पर वापस आ चुकी होगी, लेकिन सैटर्न और अर्थ के बिटवीन जो लाइन बन रही है उस लाइन में जुपिटर नहीं होगा। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका टाइम पीरियड 12 ईयर है, और जब 12 ईयर है तो इन 29 ईयर वो अपने 2 कंप्लीट साइकिल कर चुका होगा, और थर्ड साइकिल उसका इनकम्प्लीट होगा, इसलिए वो उस लाइन में नहीं आ सकेगा, इसलिए वो उस लाइन में नहीं आ सकेगा। तो बेटा मैं इसको यूं लिखूंगा कि सैटर्न मेक्स 1 रोटेशन, अर्थ makes 29 rotation in 29 years, but Jupiter has completed 2 rotations but not third complete। ठीक है जनाब? भाई 29 साल में सैटर्न एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, जमीन 29 ईयर में 29 चक्कर पूरे कर चुकी होगी, लेकिन जुपिटर 29 ईयर में 12 ईयर में एक चक्कर, 24 ईयर में 2 चक्कर, और 2 के बाद तीसरा चक्कर थोड़ा सा ही आगे हुआ होगा कि वो जनाब 29 ईयर का टाइम गुजर गया, इसलिए जुपिटर सेम लाइन में नहीं होगा, इसलिए जुपिटर सेम लाइन में नहीं होगा।
हाँ बेटा खालिद, आप हमें बता सकते हैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ? दोबारा बोलता हूँ फिर आप मुझे बताइए। सर सैटर्न एक चक्कर 29 ईयर में करेगा, अर्थ 29 चक्कर कंप्लीट कर चुकी होगी। सर जुपिटर का टाइम पीरियड 12 साल का है, 12 साल में एक चक्कर, 24 ईयर में दो चक्कर, तीसरा चक्कर उसका पूरा होगा ही नहीं कि वो लाइन पर आए, इसलिए वो सेम लाइन में नहीं है। हाँ खालिद बेटा बताइए, जुपिटर सेम लाइन में क्यों नहीं है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब जरा आगे आ जाइए जल्दी से। कह रहे बताइए 6 साल के बाद क्या होगा? 6 साल के बाद क्या होगा तो जरा सुनना। जब वो बोला है ना 6 साल के बाद क्या होगा, तो 6 साल के बाद जरा सुनिएगा। ये फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ है, और अर्थ है, अर्थ को सबसे पहले बनाना है। अच्छा जी। अच्छा बेटा ये अर्थ है, ये जुपिटर है, और ये सैटर्न है। ठीक है जनाब। कह रहे तीनों पहले इस जगह पर है। 6 साल के बाद, सर 6 साल के बाद तो जमीन भी 6 चक्कर पूरे करके ना यहीं पर आ चुकी होगी, क्योंकि जमीन को तो आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो जमीन ने तो यहीं पर आ जाना है, जमीन यहीं पर आ चुकी होगी। ठीक। अच्छा जुपिटर 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है, तो बेटा अलीना आप हमें बता सकती हैं 6 ईयर लेटर जुपिटर कहाँ पर होगा? वन कंप्लीट साइकिल इट टेक्स 12 ईयर, आफ्टर 6 ईयर वेयर विल बी जुपिटर? 12 ईयर में पूरा चक्कर होता है बेटा, तो 6 ईयर तो बड़ा आसान सा नंबर है। बेटा 12 ईयर में पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, तो 6 ईयर में आधा साइकिल नहीं हो जाएगा? और जब आधा साइकिल हो जाएगा तो बेटा जुपिटर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो बेटा मैंने तो आपसे बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा है बेटा, है ना अलीना? अच्छा लेकिन बोल दिया करें, हम आपको कोई डांट थोड़ी रहे बेटा। अच्छा अर्थ जो है 6 ईयर लेटर सेम जगह पर होगी, और कंप्लीट कर चुकी होगी 6 चक्कर। जुपिटर का एक चक्कर 12 साल का है, तो जुपिटर सर आधा चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, तो जुपिटर लेफ्ट साइड पर आ चुका होगा। उन्होंने बोला उसको बताएं वो कहाँ पर होगा, तो जुपिटर मैंने बना दिया सर यहाँ पर हो चुका होगा, जुपिटर यहाँ पर होगा। लेकिन बताएं सेटर्न जिसका एक चक्कर 29 ईयर में होता है, वो कहाँ पर होगा? वो कहाँ पर होगा? सैटर्न का एक चक्कर 29 ईयर में, और अगर ये 29 ईयर में है, तो बताइए जुपिटर 6 साल के बाद कहाँ पर होगा? 6 साल के बाद कहाँ पर होगा? ये सवाल चले हम खालिद भाई आपसे पूछते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं कहाँ पर होगा 6 साल के बाद? थोड़ा सा तो आगे होगा, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं ना, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जरा सुनिए। सर जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में एंगल बनता है 360 डिग्री। ठीक है ना, 360 डिग्री का एंगल बनता है। सही, एक साइकिल कंप्लीट होने में 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, और इसका एक साइकिल 29 ईयर का है। एक साइकिल 29 ईयर का है, तो 29 ईयर में वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बताइएगा 6 साल के बाद वो कितना एंगल बना चुका होगा? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मारो बेटा। 29 ईयर में एक चक्कर, 29 ईयर में 360 डिग्री, जब 29 ईयर में 360 डिग्री बनाएगा, तो जी जब आप इसको 6 ईयर के बाद चेक करोगे ना, तो एंगल मेरे ख्याल में कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा। और अब 75 डिग्री आएगा, तो इसने, अच्छा ये हमें पता नहीं नहीं दिया हुआ, अच्छा ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, भाई लिखा हुआ है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये जो सैटर्न होगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर से देखोगे 75 कहाँ पर आ रहा है। जहां 75 आ रहा होगा 75 डिग्री पर, सैटर्न की पोजीशन लिख दोगे। 75 डिग्री पर आप सैटर्न की पोजीशन को लिख दोगे, 75 डिग्री। ठीक है जनाब। तो अर्थ सेम लाइन पर होगा, जुपिटर लेफ्ट साइड पर आ चुका होगा, और जो सैटर्न है वो 75 डिग्री आगे जा चुका होगा, 75 डिग्री आगे जा चुका होगा।
ठीक है जनाब। तो ये लिख देंगे और बेहतर होगा कि आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करके बनाएं और बता दें कि जनाब ये 75 डिग्री आगे जा चुका है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये 6 साल बाद की बात की हो गई और जुपिटर पूरा लेफ्ट साइड पर आ चुका है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा था जमीन के अलावा जो प्लैनेट्स हैं उनको अगर मैं इस नाम से याद करा दूं, एम, वैम, जे, सन। तो एम का मतलब मरकरी है, वी का मतलब वीनस है, ई का मतलब अर्थ है जो कि लिखा हुआ है, और एम का मतलब मार्स है। तो एम, वैम, जे, सन। एम, वैम, जे, सन। एम फॉर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। इन 5 प्लेनेट के उन्होंने सूरज से डिस्टेंस बता दिए हैं। सूरज से डिस्टेंसेस बता दिए हैं। ठीक है जनाब। पहला काम यही सवाल है कि जो नाम मिसिंग है वो लिख दें। मैंने वो मिसिंग नाम लिख दिए। अब आगे चले। आगे वाला सवाल काफी मुश्किल है। आगे वाला सवाल क्या है? आगे वाला जरा सवाल सुनिए। कह रहे हैं जब प्लेनेट घूम रहे होते हैं तो अर्थ और जुपिटर ये कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर वाले सवाल में देखा कि अर्थ यहाँ पे थी, जुपिटर यहाँ पे था। ठीक है। और बताइए अगर दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड पर हो, बिल्कुल अपोजिट साइड पर हो, तो सर अब ये बिल्कुल अपोजिट साइड पर होंगे तो अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस और जुपिटर का ऑर्बिटल रेडियस, इन दोनों के बिटवीन ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। जब अर्थ राइट साइड पर हो, जुपिटर लेफ्ट साइड पर हो, तो ये इन दोनों के बिटवीन का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। अर्थ यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, जुपिटर यहाँ है। अर्थ और जुपिटर दोनों घूम रहे हैं। जब दोनों घूम रहे हैं तो दोनों के बिटवीन याद रखिएगा मैक्सिमम डिस्टेंस उस वक्त आता है जब दोनों आइदर साइड्स ऑफ सन हो। ये सूरज है, ये अर्थ है, ये फॉर एग्जांपल जुपिटर है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में इन दोनों के बिटवीन का जो टोटल डिस्टेंस होगा इट विल बी द लार्जेस्ट डिस्टेंस। तो इसको बेटा मैंने लिखा है अर्थ, इसको बेटा मैंने लिखा है सन, इसको बेटा मैंने लिखा है जुपिटर। तो जब जुपिटर और अर्थ बिल्कुल अपोजिट साइड्स पर होते हैं तो ये इनके बिटवीन का लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है। अब आप ये देखिए, अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस है 1.5, जुपिटर का ऑर्बिटल रेडियस है 7.5, 7.8। बेटा दोनों को प्लस कर लो, और अब दोनों को प्लस करोगे तो 1.5 प्लस 7.8, और ये नंबर दोनों का कॉमन है। तो बेटा जरा दोनों को प्लस करके बता दें। 8 5 13, 7 + 1 8, 8 और 1 9। तो सर ये हो गया इन दोनों के बिटवीन का लार्जेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया दोनों के बिटवीन का लार्जेस्ट डिस्टेंस। अरे सर मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? ओ भाई मिनिमम डिस्टेंस उस वक्त आएगा जब जुपिटर और अर्थ सेम साइड पर होंगे। अगर जुपिटर और अर्थ सेम साइड पर आ जाएं तो ये इन दोनों के बिटवीन का ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। और इस मिनिमम डिस्टेंस के लिए बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटे वाले डिस्टेंस को कर दोगे माइनस, और जब माइनस करोगे तो ये पड़ा जाएगा 6.3 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। इसको पढ़ा जाएगा 6.3 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। तो जब अर्थ और जुपिटर सेम साइड पर होते हैं तो उनके बिटवीन का डिस्टेंस माइनस करके निकालते हैं। जब अर्थ और जुपिटर अपोजिट साइड्स पर होते हैं तो उनके बिटवीन का डिस्टेंस दोनों को प्लस करके निकालते हैं। तो ये जनाब मैंने इन दोनों के बिटवीन का मिनिमम डिस्टेंस और दोनों के बिटवीन का मैक्सिमम डिस्टेंस बता दिया। बेटा कॉपी कर लीजिए इस चीज को। अच्छा जी, आगे चलें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा, अजीब सही सवाल है लेकिन पहले पढ़ें इसको हो क्या रहा है। सर कह ये रहे कि एक प्लेनेट है, वो किसी स्टार के अराउंड घूम रहा है। ये हमारा सूरज नहीं है,
कोई दूसरा स्टार है, उस स्टार के अराउंड कोई प्लेनेट घूम रहा है। अच्छा, उस स्टार की लाइट हमारी जमीन तक आती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जमीन है, ठीक है ना। उस स्टार की लाइट हमारी जमीन तक आती है, ठीक है जी, जमीन तक आ रही होती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये प्लेनेट घूमता हुआ स्टार और हमारी जमीन के बीच में आ जाता है। तो जब ये प्लेनेट स्टार और जमीन के बिटवीन में नहीं है, तो लिखा हुआ है कि उस स्टार की ब्राइटनेस हमें जमीन पर बहुत अच्छी नजर आती है। ब्राइटनेस ऑफ स्टार एज सीन फ्रॉम अर्थ। अर्थ से जब हम उस स्टार को देखते हैं तो वो स्टार हमें चमकता हुआ नजर आता है। उसकी ब्राइटनेस इतनी होती है जो मैंने अभी ग्राफ के अंदर हाईलाइट की है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया ना, कि ये प्लेनेट हमारी जमीन के रास्ते में आ जाएगा, ठीक है जनाब, जमीन और स्टार के दरमियान में आएगा। जैसे ही दरमियान में आएगा तो एकदम से सारी लाइट को तो ब्लॉक नहीं करेगा ना, एकदम से सारी लाइट को ब्लॉक नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्लॉक करना शुरू करेगा। सर अब आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्लॉक कर रहा होगा तो लाइट की ब्राइटनेस कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। तो ब्राइटनेस कम हो गई, और जब ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो कर दे, ब्राइटनेस काफी कम हो जाएगी। लेकिन फिर वो इस रास्ते से आगे निकल जाएगा, और जब आगे जा रहा होगा तो ब्राइटनेस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेटा जरा ये ग्राफ बनाइएगा, ये ग्राफ 5054 वाले बच्चों के लिए, कि जब ये प्लेनेट स्टार और हमारी जमीन के बिटवीन में नहीं है, जब ये बीच में नहीं है, तो लाइट की ब्राइटनेस बेहतरीन आ रही है। लेकिन जैसे ही दरमियान में ये प्लेनेट आया तो इस प्लेनेट ने लाइट को ब्लॉक किया। लाइट पहले कम ब्लॉक होगी, फिर ज्यादा ब्लॉक होगी। जब वो रास्ते से निकल जाएगा तो फिर दोबारा ब्राइटनेस उसी लेवल पर आ जाएगी। तो ये बड़ा ग्राफ बनाना था ब्राइटनेस का। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्राइटनेस ऑफ स्टार, इस ग्राफ को कंप्लीट कीजिए, इस ग्राफ को कंप्लीट कीजिए। ठीक है बेटा, जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए कि जब स्टार लाइट को रोकेगा तो स्टार के लाइट को रोकने की वजह से ब्राइटनेस कम होगी, और ब्राइटनेस कम होते होते होते, ठीक है जनाब, दोबारा उसी लेवल पर जब वापस आ जाएगी, जब, और ये T1 से T2 वो टाइम है जब प्लेनेट इज इन फ्रंट ऑफ स्टार। स्टार के सामने प्लेनेट आ रहा है तो ये T1 T2 वो वाला टाइम है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द कंप्लीटेड फिगर 3.2 शुड बी चेंज्ड टू शो अ लार्जर प्लेनेट पासिंग एट द सेम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ सेम स्टार। कह रहे जनाब, ये जो प्लेनेट था ना, ये प्लेनेट पहले ये वाला था जो भी हमने दिखाया है। अब कोई बड़ा प्लेनेट आ गया है, अब कोई बड़ा प्लेनेट आ गया, बड़ा प्लेनेट। बताइए बेटा, जब बड़ा प्लेनेट आएगा तो पहली बात तो सर, जब वो बड़ा प्लेनेट आएगा ना तो वो लाइट को ज्यादा रोकेगा। और जब लाइट को ज्यादा रोकेगा, बड़ा प्लेनेट है, ज्यादा रोकेगा, तो ये ग्राफ जो होगा ना वो ज्यादा नीचे से घूम के आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जब उसका साइज बड़ा होगा ना तो वो ज्यादा टाइम तक रोकेगा, तो टाइम भी बढ़ जाएगा, और लाइट की डार्कनेस भी ज्यादा हो जाएगी। तो ब्राइटनेस की वैल्यू में भी फर्क आएगा, और टाइम की वैल्यू में भी फर्क आएगा। तो बेटा लिखिएगा इसका आंसर लोअर ब्राइटनेस। अब बेटा लोअर ब्राइटनेस, अरे यार मैंने कोई गलत बटन दबाया मैं। हाँ बेटा, मैं सही जगह पर आ गया हूँ। लोअर ब्राइटनेस व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड। देखो, जब पहले छोटा प्लेनेट था ना, जब छोटा प्लेनेट था तो वो भी लाइट को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन लाइट उसकी साइडों से आ रही थी। और अब साइडों से आ रही थी तो हमें ब्राइटनेस कम मिल रही थी, लेकिन इतनी नहीं थी जो इतनी में तो इससे भी ज्यादा ब्राइटनेस कम करा देगा। तो लोअर ब्राइटनेस कर देगा। और जब लोअर ब्राइटनेस कर देगा तो लोअर ब्राइटनेस के अलावा जो टाइम होगा ना
वो टाइम भी अब ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम तक वो लाइट को रोक के रखेगा। ठीक है जनाब, तो लिखिएगा टाइम विल इंक्रीज, टाइम टू ब्लॉक लाइट विल ऑल्सो इंक्रीज। बेटा सदीम, आपसे अभी तक हम कोई सवाल नहीं कर पाए। सदीम बेटा, ये सवाल समझ में आ रहा है कि स्टार और हमारी जमीन के बिटवीन में प्लेनेट आ रहा है। जब प्लेनेट पहले आ रहा था वो छोटा प्लेनेट था, तो वो कम टाइम के लिए लाइट की ब्लॉकिंग कर रहा था और ब्लॉकिंग भी कम कर रहा था। सवाल है आपसे हमारा जो हम समझा चुके हैं। सदीम आप हमें समझाएं, अगर कोई बड़ा प्लेनेट आ जाए तो क्या चेंजेस आ जाएंगे? सही जनाब, बिल्कुल सही आपने बता दिया। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर कह रहे हैं सजेस्ट हाउ एन एस्ट्रोनॉमर यूजेस द चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ स्टार टू मेजर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लेनेट अराउंड द स्टार। ठीक है जनाब। अच्छा, अभी तो हम ब्लॉकिंग की बात कर रहे थे, ब्लॉकिंग की बात अब खत्म हो गई है। अब ब्लॉकिंग की बात खत्म हो गई है। ठीक है ना, ब्लॉकिंग की बात अब खत्म हो गई है। अब वो क्या बात करना चाह रहे हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो लाइट की ब्राइटनेस के चेंज को, ठीक है जनाब, यूज करते हैं किस काम के लिए? टू मेजर ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड द स्टार। ठीक है जनाब, जब कोई स्टार के अराउंड प्लेनेट घूम रहा होता है, तो बताइए जब वो प्लेनेट घूम रहा होगा तो वो प्लेनेट, जाहिर सी बात है बेटा, अगर इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ले लें, इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ले लें कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त ज़मीन पर हूँ, मैं ज़मीन पर हूँ, मैं ज़मीन पर हूँ, और ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट किसी स्टार के अराउंड घूम रहा है। अब एस्ट्रोनॉमर इस प्लेनेट के घूमने के टाइम को मेजर करना चाह रहा है। मेजर क्या करना है? टाइम। जरा क्वेश्चन समझिएगा बेटा, खालिद आपसे सवाल पूछूंगा मैं ये वाला कि एस्ट्रोनॉमर क्या कैलकुलेट करना चाह रहा है? सर एस्ट्रोनॉमर कैलकुलेट करना चाह रहा है प्लेनेट का ऑर्बिटल टाइम। और प्लेनेट का ऑर्बिटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए, प्लेनेट का ऑर्बिटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए वो यूज करने जा रहा है प्लेनेट की जो लाइट की ब्राइटनेस है, उस ब्राइटनेस को उसने हमारी जमीन के साथ करते हुए कितनी देर तक रोक के रखा। जितनी देर तक रोक के रखेगा, अगर वो कम टाइम के लिए रोक के रख रहा है तो इसका मतलब है, अगर वो कम टाइम के लिए रोक के रख रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्लेनेट तेज भाग रहा है। सर अब वो तेज भाग रहा है ना, तेज भाग रहा है। जब तेज भाग रहा है तो सर वो हमारी जमीन तक आने वाली लाइट को थोड़ी देर के लिए रोक रहा है। और अगर वो स्लो जा रहा है, हाँ बेटा, अगर वो स्लो जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमारी जमीन तक आने वाली लाइट को ज्यादा देर तक रोक के रखेगा। वो हमारी जमीन तक आने वाली लाइट को ज्यादा देर तक रोक के रखेगा। और उसी से हम कैलकुलेशन करके बता सकेंगे कि वो प्लेनेट जब स्टार के अराउंड घूम रहा था तो उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना था। दोबारा गौर से सुनिएगा सवाल बेटा, खालिद आपसे हमारा सवाल, क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोनॉमर यूज करता है ब्राइटनेस के चेंज को। कौन सी ब्राइटनेस? सर वो जो स्टार से लाइट हमारी जमीन तक आ रही थी, उस लाइट की ब्राइटनेस में जो चेंज आता है, उस ब्राइटनेस के चेंज को एस्ट्रोनॉमर यूज करता है इस बात को कैलकुलेट करने के लिए कि उस प्लेनेट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना है। अगर वो ज्यादा देर तक लाइट को ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब है वो स्लो चल रहा होगा, जब भी वो ज्यादा देर तक उसने लाइट को रोक के रखा। और अगर वो कम टाइम के लिए रोक के रख रहा है तो इसका मतलब है वो तेज भाग रहा है, इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ गया और उसने हमारी लाइट को, जमीन तक आने वाली इस स्टार की लाइट को कम टाइम के लिए रोक के रखा है। तो लाइट की ब्राइटनेस के टाइम को कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि उस प्लेनेट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना है। हाँ बेटा खालिद, सवाल बताइए क्या बोल रहा है? हम ये कैलकुलेट, हाँ ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। अगर सर प्लेनेट तेज भाग रहा होगा, सर अगर प्लेनेट तेज भाग रहा होगा तो तेज भागने में वो जो लाइट की ब्लॉकिंग का टाइम है, T1 T2 का टाइम, सर अगर ये T1 T2 का टाइम कम है, अगर ये इंटरवल कम है, तो इसका मतलब है वो प्लेनेट तेज भाग रहा है।
तेज भाग रहा है इसलिए उसने ब्लॉकिंग कम की है। और अगर ये T1 T2 का टाइम ज्यादा है, अगर T1 T2 का टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, और सर वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है इसलिए वो ब्लॉकिंग का टाइम उसने ज्यादा कर दिया है। तो उसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड, उसी से हम कैलकुलेट कर सकेंगे ऑर्बिटल टाइम पीरियड। तो लिखिएगा बेटा इस वाली बात को, इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2, और ये T1 T2 ब्लॉकिंग टाइम है, if the time interval if the time interval between T1 and T2 is short, comma, planet is moving fast, ठीक है ना, प्लेनेट तेज भाग रहा है, और अगर तेज भाग रहा है तो ऑब्वियसली इट्स टाइम पीरियड या ऑर्बिटल पीरियड, इट्स ऑर्बिटल पीरियड विल बी स्मॉल, ठीक है जनाब। तो अगर T1 और T2 ब्लॉकिंग टाइम कम है, अगर ब्लॉकिंग टाइम कम है तो प्लेनेट तेज भाग रहा है, और अगर प्लेनेट तेज भाग रहा है तो उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड स्मॉल होगा, ऑर्बिट कंप्लीट करने का टाइम स्मॉल होगा क्योंकि वो तेज भाग रहा है, एटसेट्रा। ठीक है जनाब। बेटा ये 5054 वाले ने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल पकड़ा दिए, क्योंकि आपके 0625 वाले सवाल काफी आसान थे, लेकिन ये वाले सवाल तो वाकई काफी भारी सवाल उसने दे दिए। अल्लाह। अजय जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है? कल की क्लास में बेटा एक टॉपिक पढ़ाया था रेड शिफ्ट, और इसी तरह की बहुत सारी बातें की थी, तो आइए चलते हैं इसके अंदर। कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमर जब किसी डिस्टेंट गैलेक्सी को देखते हैं तो वहां से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को एस्ट्रोनॉमर स्टडी करते हैं, और वो देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी किस तरफ शिफ्ट हो रही है, टूवर्ड्स रेड जा रही है या किस तरफ जा रही है। रेड का क्या मतलब है? तो आपको याद होगा वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। इन 7 कलर्स में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो किसी स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, अगर किसी स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, तो हम ऐसे चीज को कह देते हैं कि इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेड शिफ्ट क्या है? सर किसी स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, किसी स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, तो इट इज नोन एज रेड शिफ्ट। और रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि वो स्टार हमारी जमीन से दूर भाग रहा है। ये सारी बातें मैं कल समझा चुका हूँ। अब बेटा टॉपिक पर आ जाए। टॉपिक क्या है सर? क्वेश्चन ये है, अपार्ट फ्रॉम विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को छोड़ दें, विजिबल लाइट के अलावा बताएं कि जो हमारा सूरज है, इस सूरज से कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। तो कल हम पढ़ चुके हैं सूरज 3 तरह की लाइट फेंक रहा है, सॉरी, सूरज 3 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहा है। नंबर 1 थर्मल एनर्जी वाली, इंफ्रारेड। सूरज से जो गर्मी आ रही है इट इज बाय इंफ्रारेड। सूरज से जो लाइट आ रही है इट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। पर याद है तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? सर तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अल्ट्रावायलेट। तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अल्ट्रावायलेट। तो सूरज से 3 तरह की रेडिएशंस आ रही हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। सवाल, व्हाट इज मेंट बाय रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम के रेड एंड का मतलब क्या होता है? और भाई रेड एंड का मतलब रेड कलर, और रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो याद रखिएगा कभी भी लिखा हो स्पेक्ट्रम का रेड एंड, स्पेक्ट्रम का रेड शिफ्ट, तो इसका मतलब होता है लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ बड़ी हो तो बड़ी वेवलेंथ को कहते हैं रेड शिफ्ट, बड़ी वेवलेंथ को कहते हैं रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, बड़ी वेवलेंथ को कहते हैं बड़ी वेवलेंथ को कहते हैं रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, या इसी का एक और नाम होता है रेड शिफ्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन का बी पार्ट, बट इस बी पार्ट को हम आज करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि हमने ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक है, और खतरनाक का मतलब बातें ही बातें हैं, कैलकुलेशन वाला है नहीं। तो इस वाले सवाल को अब करने की हिम्मत नहीं हो रही, इसको करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, क्योंकि अब ये लेके जा रहा है हबल्स लॉ पर। तो हबल्स लॉ को भी हम टच नहीं करना चाह रहे, हबल्स लॉ को हम टच नहीं करना चाह रहे। अलबत्ता कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि गैलेक्सी क्या होती है, और गैलेक्सी तो बता दूंगा क्या होती है, लेकिन गैलेक्सी को कोई बच्चा बता सकता है उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में लड़कियों का ये नाम होता है, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चा बताएगा बेटा गैलेक्सी को उर्दू में क्या कहते हैं? गैलेक्सी को उर्दू में कहते हैं कहकशां। तो क्या पता आपकी किसी दोस्त का नाम हो कहकशां, तो कहकशां को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। अच्छा गैलेक्सी वैसे है क्या? तो सर गैलेक्सी है कि बिलियंस ऑफ स्टार का कलेक्शन। बेटा लिखिएगा व्हाट इज गैलेक्सी। तो गैलेक्सी की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी की डेफिनेशन, गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी होती है, कहकशां होती है, जहां बिलियंस ऑफ स्टार्स की कलेक्शन हो, इट इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब बेटा सदीम हमारा सूरज कौन सी गैलेक्सी का मेंबर है? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। फिर कह रहे हैं जनाब 1 लाइट ईयर की वैल्यू बताएं क्या होती है? तो 1 लाइट ईयर की हम डेफिनेशन आपको पढ़ा चुके हैं। बेटा अलीना आप हमें 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज 1 लाइट ईयर? बेटा अलीना बताइए व्हाट इज 1 लाइट ईयर? The distance covered in 1 year traveling with speed of light। अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट के साथ चले, अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट के साथ चले और 1 साल तक चलता रहे, तो 1 साल तक अगर आप ट्रैवलिंग करें विद स्पीड ऑफ लाइट, अगर आप 1 साल तक चलें विद स्पीड ऑफ लाइट, तो आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे इट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। अलीना बेटा व्हाट इज 1 लाइट ईयर? बेटा व्हाट इज 1 लाइट ईयर? जी स्पीड ऑफ लाइट के साथ 1 साल तक चलते रहें तो जितना डिस्टेंस कवर करते हैं इट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। कह रहे 1 लाइट ईयर की वैल्यू निकाले, अभी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट वाली, और टाइम होना चाहिए 1 साल का। 1 साल में 365 डेज, हर दिन में 24 आवर, हर आवर में 3600 सेकेंड। और बेटा जब इन सबको करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा 9.5 एक्सपोनेंट 15। 9.5 एक्सपोनेंट 15, इट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। 1 साल तक स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलते रहो तो इतना डिस्टेंस कवर कर लोगे, इतना डिस्टेंस कवर कर लोगे। क्वेश्चन है हबल्स लॉ बताइए क्या है? हबल्स लॉ क्या है? तो बस बेटा अब यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि हबल्स लॉ गैलेक्सी को